अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद आतिफ़ याकूब और उम्मीद करता हूं कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हैं। आप मुझसे पढ़ रहे हैं क्लास दहम की फ़िज़िक्स और क्लास दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म पढ़ रहे हैं। अपनी पिछली क्लास में हमने देखा कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली की वजह से किसी सर्किट में करंट या ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। आज हम उसी कंसेप्ट को मज़ीद आगे लेके चलेंगे और देखेंगे कि इंड्यूस होने वाले करंट की डायरेक्शन क्या होगी। इस डायरेक्शन को बयान करने के लिए एक साइंसदान थे लेंज, उन्होंने एक कानून दिया। यह कानून भी देखेंगे और फिर इन सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे किसी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे, और उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल का नाम है एसी जनरेटर। एसी जनरेटर क्या होता है, ये किन किन अज्जा पे मुश्तमिल होता है और ये किन असूलों पे काम करता है, ये सारी चीज़ें सीखेंगे आज के लेक्चर में। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा मैं बता चुका हूं कि आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है लेंस का कानून। लेंस का कानून पढ़ने की ज़रूरत क्यों पेश आई? ये ज़रूरत इस वजह से पेश आई कि पिछले लेक्चर में हमने जो पढ़ा है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रही है किसी भी मैग्नेट को जब मैं सोलिनॉइड के पास लेके जाऊं या सोलिनॉइड से दूर लेके जाऊं, यानी कि मैग्नेट को मूव करवाने से करंट पैदा हो रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर करंट पैदा करना इतना ही आसान है तो हमें ये बिजली पैदा करने के लिए इतने ज़्यादा खर्चे करने की क्या ज़रूरत है, इतने बड़े बड़े सेटअप लगाने की क्या ज़रूरत है। हम सिंपली मैग्नेट मूव करवाते चले जाएं तो उससे तो आसानी के साथ करंट पैदा हो रहा है। तो फिर क्या ज़रूरत पेश आई, क्या वजह बनी कि हमें इतने बड़े बड़े सेटअप्स लगाना पड़े। स्टूडेंट्स, फ़र्ज़ करें हम जो पिछले लेक्चर्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट पढ़ते आ रहे हैं वो मैं ज़रा रिवाइज़ करता हूँ आपके सामने, ताकि चीज़ों का समझना आपके लिए आसान हो जाए। हमने पहले पढ़ा कि जब किसी सोलिनॉइड के अंदर से करंट पास कर रहा है तो वो करंट उस सोलिनॉइड के इर्द गिर्द और सोलिनॉइड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। और पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि अगर कोई मैग्नेट मैं मूव करवा रहा हूँ सोलिनॉइड के रिलेटिव, यानी सोलिनॉइड के कभी पास लेके जा रहा हूँ कभी उससे दूर लेके आ रहा हूँ, तो उस वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तब्दीली की वजह से सोलिनॉइड के अंदर करंट पैदा हो रहा है। अब दोनों सूरत हाल में चीज़ें मुख्तलिफ हैं। एक में करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई, दूसरे में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तब्दीली की वजह से करंट पैदा हो रहा है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स आपने याद रखने हैं। अब फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये जो आपको अभी डायग्राम स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि मेरे पास एक सोलिनॉइड है और उसके पास एक मैग्नेट पड़ा हुआ है। अब जब मैं ये मैग्नेट इस सोलिनॉइड के करीब लेके जाता हूँ तो डेफिनेटली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर कुछ ना कुछ तब्दीली होगी। तब्दीली होने की वजह से उस सोलिनॉइड के अंदर करंट पैदा हो जाएगा और वो करंट अपनी मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। यानी कि मैग्नेट जिसको मैं मूव करवा रहा हूँ उसकी भी अपनी मैग्नेटिक फील्ड है और सोलिनॉइड जिसमें करंट आ गया उसकी भी आप मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से निकालेंगे, इसके लिए आप दाएं हाथ का असूल पढ़ चुके हैं सोलिनॉइड के केस में कि अगर दाएं हाथ की उंगलियों को घुमाया जाए करंट की डायरेक्शन में तो अंगूठा जो है ये नॉर्थ पोल की सिमत को जाहिर करता है। अब हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। अभी हमें नहीं पता कि जो करंट इंड्यूस हुआ है इसकी डायरेक्शन क्या है, इसकी सिमत क्या है, इसीलिए तो हमने लेंस का कानून पढ़ना है ना। तो अभी सिर्फ आपका कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहा हूँ। अच्छा, अब ये बात तो समझ आ गई कि सोलिनॉइड की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, इस मैग्नेट की अपनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। मैग्नेट का हमें नॉर्थ और साउथ पोल तो पता है कि फ़र्ज़ करें ये मेरे पास मैग्नेट है और ये मेरे पास मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और जो दूसरे वाला है ये मैग्नेट का साउथ पोल है। अब फ़र्ज़ करें मैं इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को सोलिनॉइड की जानिब लेके आ रहा हूँ। अब मेरे पास दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी कि सोलिनॉइड की जो अपनी मैग्नेटिक फील्ड है या तो उसका नॉर्थ पोल इसके सामने आ जाए या साउथ पोल सामने आ जाए। हम दोनों पॉसिबिलिटीज़ देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और देखेंगे कि कुदरती तौर पे क्या चीज़ पॉसिबल है। स्टूडेंट्स, अगर मैं फ़र्ज़ करें ये नॉर्थ पोल लेके आ रहा हूँ इस सोलिनॉइड के सामने, मेरा हाथ फ़र्ज़ करें अभी एक सोलिनॉइड का रोल प्ले कर रहा है, तो ये अगर साउथ पोल इसके सामने आ जाए तो क्या होगा, हमेशा नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करता है। तो जैसे ही मैं इसे थोड़ा सा पुश करवाऊंगा कोई इसका नॉर्थ पोल इसके साउथ पोल से अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा, उसे कशिश शुरू कर देगा।
कशिश शुरू होने का मतलब यह है कि अब जैसे जैसे ये करीब आता चला जाएगा, ये साउथ पोल से अब खुद ब खुद खींचना शुरू कर देगा। जैसे जैसे पास आता चला जाएगा, खुद ब खुद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर तब्दीली रूनुमा होती जाएगी। खुद ब खुद मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तब्दीली रूनुमा होगी तो उसके अंदर खुद ब खुद करंट पैदा होना शुरू हो जाएगा, खुद ब खुद इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होना शुरू हो जाएगी। तो क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की वायोलेशन नहीं है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है? वो कहता है कि एनर्जी ना बनाई जा सकती है, कि एनर्जी ना पैदा की जा सकती है, ना ख़त्म की जा सकती है, बल्कि एक शक्ल से दूसरी शक्ल में तब्दील की जा सकती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैंने सिर्फ थोड़ी सी एनर्जी दी है, इसे मैकेनिकल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी दी है अपने हाथ से, और उसके बाद ये खुद ब खुद आगे की जानिब चलता जा रहा है। और ये तो क्लियरली वायोलेशन होगी किसकी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, कि हम यहाँ पे करंट पैदा किए जा रहे हैं आउट ऑफ नथिंग। सिर्फ मैंने इनिशियल पुश दिया और उसके बाद करंट खुद ब खुद पैदा होता चला गया, और ये कुदरती तौर पर मुमकिन नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ये नॉर्थ पोल इसके करीब लेके आ रहा हूं तो ये सामने वाला साउथ पोल तो हरगिज नहीं बनेगा। अब दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो नॉर्थ पोल बनेगा। अब जब नॉर्थ पोल बनेगा तो ये भी नॉर्थ पोल है, ये भी नॉर्थ पोल है, तो जैसे ही ये इसके सामने आएगा तो ये उसको रिपेल करना शुरू कर देगा, उसको दफ़ा करना शुरू कर देगा। अब जितना ज़्यादा वो दफ़ा करेगा, मुझे अपनी फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी कि मैं इसके पास लेके आऊँ। ज़्यादा फोर्स लगाने का मतलब है ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ज़्यादा मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करने का मतलब है ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी, और जितनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी दूंगा, जितना ज़्यादा ज़ोर से इसे करीब लेके आऊँगा, उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मेरी मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील हो रही है। तो इस वजह से ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यहाँ पर वायोलेट नहीं करेगा। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मुकम्मल तौर पर है, मुकम्मल तौर पे लागू है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं इसे करीब लेके आऊँगा तो अगर ये नॉर्थ पोल है तो ये भी नॉर्थ पोल बन जाएगा, कि इसको मज़ाहमत करेगा कि आप मेरे पास ना आएँ। और अब अगर मैं इस नॉर्थ पोल को इस सोलिनॉइड से दूर खींचना शुरू कर दूंगा तो अब भी ये चाहेगा कि मेरे अंदर तब्दीली रूनुमा ना हो, क्योंकि नेचर में जो चीज़ें होती हैं वो हमेशा यही चाहती हैं कि मेरे अंदर कोई चेंज ना आए। अब जब ये नॉर्थ पोल बन चुका है तो अब ये चाहता है कि मैं नॉर्थ पोल ही बना रहूं। अब जैसे ही ये वापस जाएगा तो ये इस मैग्नेट को वापस नहीं जाने देगा, मैग्नेट को वापस नहीं जाने देगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके काज को, इसकी मोशन को अपोज करेगा, और इसकी मोशन को अपोज करने के लिए ये अपने नॉर्थ पोल को बना लेगा साउथ पोल। अब जैसे ही साउथ पोल बनाएगा तो मैं जैसे इसको पीछे की जानिब खींचूंगा तो नॉर्थ और साउथ में एक अट्रैक्शन होगी, एक कशिश होगी, और वो कशिश मुझे इसे पीछे खींचने से रोकेगी। अब अगर मुझे खींचना है इसको पीछे तो मुझे दोबारा से मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा लगानी पड़ेगी। मैकेनिकल एनर्जी ज़्यादा लगाऊंगा तो ज़्यादा चेंज आएगा, ज़्यादा चेंज आएगा तो ज़्यादा इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंस का जो कानून है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक है, एन मुताबिक है उसके, कि जब तक मैं मैकेनिकल एनर्जी देता रहूँगा तब तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा होगी। जब मैकेनिकल एनर्जी कम कर दूंगा या ख़त्म कर दूंगा तब इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी या तो कम हो जाएगी या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि जितने भी डिस्कशन थे, जितने भी कॉन्सेप्ट थे, आपको अब समझ आ गए हैं। अब अगर ये समझ आ गए हैं तो चलें हम चलते हैं लेंस के कानून की इबारत की तरफ। लेंस का कानून किस तरह से लिखेंगे? अब चूंकि हमने लेंस के कानून में इंड्यूस्ड करंट की सिमत का तयन करना है, और हमने ये देखा है कि इंड्यूस्ड करंट की सिमत हमेशा उसके सबब की मुखालफत करती है, कि जो चीज़ इसको पैदा कर रही है ये उसको अपोज करेगी जो काज बन रहा है। तो चलें हम इसकी इबारत कुछ इस तरह से लिखेंगे कि सर्किट में इंड्यूस्ड करंट हमेशा उस सिमत में बहता है जिससे ये उस तब्दीली की मुखालफत करता है, जिसकी वजह से
ये पैदा होता है। उम्मीद करता हूं कि जो लेंस के कानून की इबारत लिखी है ये भी अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब अक्सर बोर्ड के एग्जाम के अंदर ये सवाल पूछा जाता है कि बताएं कि लेंस के कानून की अहमियत क्या है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द लेंसेज लॉ। तो जैसा कि मैंने पूरी एक्सप्लेनेशन के अंदर सिर्फ एक ही बात पे जोर दिया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हम कहेंगे कि लेंसेज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एन मुताबिक है। तो चलें ये भी एक हेडिंग के अंदर लिख लेते हैं कि लेंस के कानून की अहमियत क्या है। हम लिखेंगे कि लेंस का कानून लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के एन मुताबिक है। तो ये एमसीक्यूज में भी बहुत दफ़ा पूछा जा चुका है। अब मज़ीद एक चीज़ एमसीक्यू में पूछी जाती है कि बताएं कि लेंसेज लॉ किस चीज़ की डायरेक्शन, किस चीज़ की सीमत का तयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड की सीमत का तयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्या ये इंड्यूस्ड करंट की सीमत का तयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? क्या ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का तयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या ऑल ऑफ दिस, या इन सब में से तमाम जितने भी ऑप्शन मैंने बताए। तो आप जो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो होगा इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि इबारत में हमसे इंड्यूस्ड करंट का कहा जा रहा है। और अगर ऑप्शंस के अंदर अगर इंड्यूस्ड करंट वाला ऑप्शन नहीं है तो फिर आप इंड्यूस्ड ईएमएफ का लगाएंगे। लेकिन अगर इंड्यूस्ड करंट का भी है, इंड्यूस्ड ईएमएफ वाला ऑप्शन भी है, तो आप डेफिनेटली इंड्यूस्ड करंट को चूज़ करेंगे, क्योंकि हमेशा लेंसेज लॉ इंड्यूस्ड करंट की सीमत का तयन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इंड्यूस्ड ईएमएफ तो एक असर है कि जिसकी वजह से इंड्यूस्ड करंट पैदा होता है, तो जो चीज़ पैदा होती है उसी चीज़ की सीमत का तयन किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि लेंस के कानून की जितनी भी डिस्कशन थी आपको अच्छे से अब समझ आ चुकी है। तो चलें मज़ीद एक ऐसे डिवाइस को पढ़ते हैं कि जिनमें हमने पिछले 2 लेक्चर से जो पढ़ते आ रहे हैं, पिछले लेक्चर में और आज के लेक्चर में जो चीज़ें पढ़ी हैं, इनके कॉन्सेप्ट्स आपस में इंटर रिलेट हों। वो डिवाइस कौन सी है? वो डिवाइस है जी एसी जनरेटर। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ उसका नाम है जी एसी जनरेटर। अब ज़रा सोचें कि ये एसी का क्या मतलब है। आप पिछले चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि एसी का मतलब है अल्टरनेटिंग करंट, ऐसा करंट कि जिसकी वैल्यू हर मखसूस वक़्त के बाद तब्दील होती है। और जनरेटर क्या है, ये आपके लिए एक नई चीज़ है। आप मोटर के बारे में तो पढ़ चुके हैं कि मोटर क्या है, चलिए आप देखते हैं जनरेटर क्या है। जनरेटर में स्टूडेंट्स अगर आपके घरों में जनरेटर लगा हुआ है तो आप जब जनरेटर को ऑन करते हैं तो उसके अंदर जो शाफ्ट लगा होता है वो घूमना शुरू कर देता है। और आप जानते हैं कि घूमने वाली एनर्जी, जो भी ऐसी एनर्जी हो जो मोशन के साथ रिलेट कर रही हो, उसको हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। तो जैसे ही वो मैकेनिकल एनर्जी परफॉर्म करता है तो आपके घर की लाइटें, पंखे, बल्ब, जितनी भी चीज़ें आप चलाना चाहते हैं आप चला सकते हैं। तो क्या हुआ, इससे मैकेनिकल एनर्जी तब्दील हुई किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब इसको चले मैं आपके सामने लिख भी देता हूं कि जनरेटर का काम क्या है। जनरेटर क्या करता है? जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब जरा सोचें, क्या ये मोटर का उलट नहीं है? बता नहीं रहा, आपसे पूछ रहा हूं कि जरा सोचें कि ये मोटर का उलट है या नहीं। मोटर में हमने क्या पढ़ा था कि मोटर एक ऐसा आला है कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी के अंदर। लेकिन जनरेटर में क्या हो रहा है? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। तो इसका मतलब है कि जनरेटर मोटर का उलट है। जो काम मोटर करती है जनरेटर उससे उलट काम करता है। मोटर करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट, और जनरेटर मैकेनिकल को दोबारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो जनरेटर काम किस तरह से करता है
किस असूल पे काम करता है, ये सारी डिस्कशन होगी इस लेक्चर के अंदर। तो चलें सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल जनरेटर यानी एसी जनरेटर की प्रॉपर डेफिनेशन लिख लेते हैं। एसी जनरेटर की प्रॉपर डेफिनेशन के बाद देखते हैं कि इसका काम करने का असूल क्या है। हम कहेंगे कि एसी जनरेटर एक ऐसा आला है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। अब यह तो हो गई जनरेटर की तारीफ। अब एसी का क्या मतलब है? एसी का मतलब यह है कि जब ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको हासिल होगी तो ये अल्टरनेटिंग करंट की सूरत में आपको मिलेगी। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको हासिल होगी ये अल्टरनेटिंग करंट की सूरत में हासिल होगी। ये लें जी, आपके सामने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। चलें अब लिखते हैं कि इस एसी जनरेटर का काम करने का असूल क्या है, ये किस असूल के तहत वर्किंग करता है, किस असूल के तहत ये काम करता है। तो याद रखिएगा हमने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा फैराडे का कानून इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, ये बिल्कुल उसी असूल के मुताबिक काम करता है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का असूल। और ये क्या था? हमने पढ़ा है कि जब किसी सर्किट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तब्दीली हो रही है तो उस तब्दीली की शरह से उस सर्किट के अंदर इंड्यूस्ड करंट पैदा हो जाता है जिसको फैराडे का कानून कहा जाता है। तो बिल्कुल इसी तरह से ये जनरेटर भी काम करेगा। चलिए आप देख लेते हैं कि जनरेटर काम किस तरह से करेगा। सारी की सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा ताकि समझना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाए। तो स्टूडेंट्स चलें इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। फ़र्ज़ करें कि मेरे पास ये आपको मैग्नेट नज़र आ रहा है। मैग्नेट के अंदर रखूंगा एक कंडक्टिंग वायर का लूप। ये लूप जो है एक ही तार का है। एक तार को मैंने जब एक बल दे दिया तो ये सिंगल लूप यानी कि एक चक्कर वाली तार बन गई। इसको मैंने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि मैंने इस तार के साथ दो रिंग्स लगाए हैं जिसको मैं यहाँ पे नाम दूंगा स्लिप रिंग्स का। ऐसे रिंग्स आप देख चुके हैं डीसी मोटर में भी, लेकिन डीसी मोटर में जो रिंग्स थे वो दरमियान से कटे होते थे जिस वजह से हमने उन रिंग्स को नाम दिया था स्प्लिट रिंग्स का। लेकिन यहाँ पे जो रिंग्स लगे हुए हैं ये बिल्कुल मुकम्मल हैं, इनके दरमियान कोई भी सेपरेशन नहीं है, कोई भी जुदाई नहीं है। तो इस वजह से हम इनको नाम देंगे स्लिप रिंग्स का। और इन स्लिप रिंग्स के साथ जोड़े गए हैं दो छोटे छोटे से कार्बन ब्रशेस। कार्बन ब्रशेस इस वजह से जोड़े गए हैं कि ये कार्बन ब्रशेस एक तो ग्रेफाइट के बने होते हैं और साथ ही साथ इनकी लुब्रिकेटिव प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं। लुब्रिकेटिव प्रॉपर्टीज़ होने का मतलब यह है कि इस पूरे सर्किट के अंदर वियर एंड टियर वाला काज नहीं होगा, वियर एंड टियर वाला मामला नहीं होगा। फिर दोबारा से इस तार को हमने जोड़ा हुआ है एक गैल्वेनोमीटर के ज़रिए। यहाँ पे गैल्वेनोमीटर एक लोड का काम करेगी, चूँकि ये कुछ ना कुछ करंट ड्रा करेगी पूरे सर्किट में से। तो गैल्वेनोमीटर जोड़ने का मकसद ये है कि एक तो हम देख सकें कि यहाँ पे करंट किस तरह से इंड्यूस किया जा रहा है और साथ ही साथ आप ये भी देख सकते हैं कि दूसरी साइड पे, कॉइल के दूसरी साइड पे एक शाफ्ट लगा हुआ है। ये शाफ्ट इस जनरेटर को घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, इस कॉइल को घुमाने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि जनरेटर की तारीफ ही यही है कि ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करेगा। अब इसकी आउटपुट सोचें ज़रा कैसी होगी। इसकी आउटपुट मैंने जैसा कि बता दिया अल्टरनेटिंग करंट की सूरत में होगी। और अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कैसा नज़र आएगा ये आपके सामने दिखा रहा हूं मैं। अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ जो है आप अब समझ सकते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 14 में अल्टरनेटिंग करंट की नो हाउ आप अच्छे तरीके से लेके आ चुके हैं। चलें मज़ीद आगे वर्किंग स्टार्ट करते हैं कि ये किस तरह से काम करेगा। लेकिन उससे पहले दो चीज़ें याद रखिएगा। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी सर्किट में मैंने इंड्यूस करंट करवाना है तो उसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि अगर मैं मैग्नेट को या कॉइल को मूव करवाऊं, मोशन दूं, उसको मोशन करने से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तब्दीली पैदा होगी जिसकी वजह से करंट पैदा होगा।
और दूसरा तरीका ये बताया था कि अगर एरिया बदल दिया जाए, जिसमें मैंने लूप और मैग्नेट की रिलेटिव मोशन का बताया था कि अगर एरिया बदल दूं, एरिया मोदन रखूं तो सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी, एरिया पैरेलल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद कम से कम हो जाएगी। अभी कंसीडर करें ये पहला केस कि जिसमें एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। फर्ज करें कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं कुछ इस तरह से, और एरिया कुछ इस सूरत में पड़ा हुआ है जैसा कि आपको शक्ल में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे गुजरने वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद मैक्सिमम है, ज़्यादा से ज़्यादा है। लेकिन क्या अब अगर आपसे पूछूं इसमें कोई करंट इंड्यूस होगा या नहीं होगा, तो जवाब है एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हो रहा। वजह क्या है स्टूडेंट्स? मैंने अभी बताया कि इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट ये डिपेंड करते हैं चेंज के ऊपर, तब्दीली के ऊपर। लेकिन जब ये इस हालत में पड़ा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ से 4 लाइनें गुजर रही हैं तो अब भी 4 लाइनें ही गुजरेंगी अगर ये इसी हालत में पड़ा रहेगा। आने वाली तब्दीली क्या हुई? 0, 4 - 4 0 हो गया ना, तो 0 तब्दीली हुई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इंड्यूस करंट भी 0 होगा। और ये बात साबित करेगी इस तार के साथ लगा हुआ गैल्वेनोमीटर, क्योंकि गैल्वेनोमीटर की सुई में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगी। मज़ीद अब मैं क्या करूं, मैं इस कॉइल को घुमाना शुरू करूंगा शाफ्ट की मदद से। जैसे ही मैंने इस कॉइल को घुमाते हुए कुछ इस डायरेक्शन में लेके गया, फ़र्ज़ करें अगर इस हालत में पड़ा हुआ है, अब मैंने इसे घुमा के इस डायरेक्शन में कर दिया। अब जब ये बिल्कुल पैरेलल आ जाएगा तो बताएं ज़रा इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कितनी गुजर रही हैं? सारी की सारी या तो ऊपर से गुजर जाएंगी या नीचे से गुजर जाएंगी। यानी कि अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तादाद हो गई 0, लेकिन यहाँ पे तब्दीली होगी मैक्सिमम। पहले 4 लाइनें गुजर रही थी, जैसे ही ये बिल्कुल पैरेलल हुआ अब लाइंस की तादाद हो गई 0, यानी 4 - 0 4 के बराबर आएगा, और 4 ही मैक्सिमम नंबर है इस केस में, जो कि मैं आपको समझा रहा हूं। अब अगर तब्दीली मैक्सिमम होगी तो यहाँ पे इंड्यूस होने वाला करंट भी मैक्सिमम होगा। अब जब दोबारा से ये बिल्कुल इस तरह से घूमता हुआ दोबारा से इस सामने बिल्कुल परपेंडिकुलर आ जाएगा, परपेंडिकुलर होने से क्या होगा कि जब अब दोबारा से 4 लाइनें गुजरना शुरू हो गई, चेंज कितना आया जी? चेंज दोबारा से क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि आपने यहाँ से शुरू किया था जब 4 लाइनें गुजर रही थी, अब वापस उसी पोजीशन पे आ गए हैं जब 4 लाइनें गुजर रही हैं। तब्दीली अब भी कितनी हुई? 0 तब्दीली हुई, तो इसका मतलब है कि करंट भी पैदा होने वाला कितना होगा? 0 होगा। तो यहाँ से बात समझाने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपने लाइंस को नहीं देखना, तब्दीली को देखना है कि तब्दीली किस केस में मैक्सिमम हो रही है। जिस केस में तब्दीली मैक्सिमम, उस केस में पैदा होने वाला करंट या इंड्यूस ईएमएफ मैक्सिमम होगी। तो चलें अब इसे ग्राफ की सूरत में भी समझ लेते हैं। चलें ये ग्राफ, ये सारा कुछ आपके सामने बना हुआ है कि जब मेरे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस गुजर रही हैं इस परपेंडिकुलर केस में, तो आप देख सकते हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ या इंड्यूस करंट का ग्राफ है वो 0 पे है, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे है। अब जैसे जैसे मैंने इसे क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किया तो घूमते घूमते क्या होगा जी? यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अंदर तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। तो तब्दीली जैसे जैसे आती जाएगी आप देख रहे हैं कि इंड्यूस ईएमएफ का ग्राफ भी बढ़ता चला जा रहा है, और जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तब्दीली लाते लाते बिल्कुल इसके पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल होने पे अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में तब्दीली मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम होने का मतलब ये है कि अब की बार इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और आप ये ग्राफ की सूरत में देख सकते हैं कि ग्राफ में मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल रही है। अब दोबारा से जब मैं इसे क्लॉकवाइज सिम्त में घुमाना शुरू करूंगा तो घूमते घूमते दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में इजाफा होता चला जाएगा। पहले 1 2 3 4, अब चूंकि पहले गुजर रही थी 4 लाइनें, तो जैसे ही दोबारा से वो 4 वाली पोजीशन पे आएगा तो इसका मतलब है कि अब की बार इंड्यूस करंट कम होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही 4 लाइनें गुजरेंगी तो इंड्यूस करंट आप देख सकते हैं कि दोबारा से 0 हो गया। अब जैसे ही आप दोबारा एक और टर्न देंगे, इसको दोबारा से क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी इस सिमत से इसको लेके दोबारा से इस सिमत के अंदर आएंगे कि जब दोबारा से ये पैरेलल हो जाएंगे, तो जैसे ये इससे घूमता चला जाएगा इस सूरत में, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में भी तब्दीली आना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही तब्दीली इस बिल्कुल पैरेलल केस में आएगी, सबसे मैक्सिमम केस हो जाएगा ये, और इस केस में पैदा होने वाला ईएमएफ सबसे ज़्यादा होगा। लेकिन अब की बार ये मुखालिफ सिमत में होगा, क्योंकि इस दफ़ा गैल्वेनोमीटर की सुई मुखालिफ सिमत में जाएगी।
तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही वो दोबारा हुआ तो अब की बार ग्राफ जो है दरमियानी लाइन से नीचे आना शुरू हो गया है और नीचे आते आते मैक्सिमम पोजीशन पे पहुंच गया। और जब दोबारा से आप इसे इस पोजीशन से मूव करवाते हुए इस पोजीशन पे ले आएंगे जो कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट था, दोबारा से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस 4 हो गई, यानी कि चेंज दोबारा से 0 हो गया। 0 होने का मतलब ये होगा कि अब इंड्यूस करंट ख़त्म हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ ख़त्म हो जाएगी। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ग्राफ दोबारा से 0 वैल्यू पे आ गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब ये पूरा साइकिल कंप्लीट हुआ, इस पूरे साइकिल के कंप्लीट होने में जितना वक्त लगेगा उसे हम कहेंगे कि ये उसका टाइम पीरियड है, क्योंकि टाइम पीरियड की तारीफ यही है ना कि जब एक वेव एक साइकिल कंप्लीट करने में जितना वक्त लेगी। और तो इससे हमने टाइम पीरियड को देख लिया। अब अगर मैं ग्राफ बना के आपको ज़रा समझा दूं बोर्ड पे तो मज़ीद आसानी हो जाएगी। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास जो ग्राफ हासिल हुआ है वो कुछ इस सूरत हाल में हासिल हुआ है कि फ़र्ज़ करें ये 0 वैल्यू है, और जो ग्राफ हासिल हुआ है वो कुछ इस सूरत में हासिल हुआ है कि जब 0 वैल्यू थी, फिर बढ़ी, फिर 0 हुई, फिर बढ़ी और फिर ये 0 हो गई। यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू है। ये वाली वैल्यू दोबारा से इंड्यूस्ड ईएमएफ की 0, ये वाली वैल्यू दोबारा से इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू, लेकिन अब की बार मुखालिफ सिमत में, और ये वाली वैल्यू दोबारा से ईएमएफ की वैल्यू 0 हो गई है। अब देखें, मैं कह रहा हूं कि यहां से लेके यहां तक का जो फासला है ये पूरा टाइम पीरियड का है। अगर ये बात ठीक है और मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पूरा टाइम पीरियड की वैल्यू t है, तो इसका हाफ क्या होगा t/2। t/2 का हाफ क्या होगा t/4। इसका इस पोजीशन को हम नाम देंगे 3t/4। तो इस तरह से आप इन पॉइंट्स को नाम भी दे सकते हैं, तो जिससे चीज़ों का बयान करना मज़ीद आसान हो जाएगा। आप कहेंगे कि मेरे पास t/4 और 3t/4 पे वैल्यू ईएमएफ की सबसे मैक्सिमम आएगी। t/4 पे वो पॉजिटिव मैक्सिमम होगी, 3t/4 पे वो नेगेटिव मैक्सिमम होगी। तो इस तरह से भी आप चीज़ों को बयान कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है ये एग्जैक्ट सेम होगी जनरेटर की फ्रीक्वेंसी के, कि जितनी स्पीड से मैं जनरेटर घुमाऊंगा उतनी ही स्पीड से ये वेव्स भी निकलती चली जाएंगी। आउटपुट पे ये वेव्स उसी स्पीड से शो होंगी। तो फर्ज करें कि जब मुझे 1 सेकंड में 50 वेव्स मिल रही हैं, इसका मतलब है कि जनरेटर की फ्रीक्वेंसी भी होगी 50 हर्ट्ज और जो आउटपुट वेव आ रही है वो भी 50 हर्ट्ज की होगी। और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में, नॉर्मल हालात में जो बिजली हमारे घरों में आ रही है वो भी 50 हर्ट्ज की होती है। ऐसे के केस में हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी वेव जो हमारे घरों में आ रही है उसका टाइम पीरियड 1/50 सेकंड है। चूँकि जनरेटर की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज थी तो आउटपुट हमें मिल रही होगी वो भी 50 हर्ट्ज मिल रही होगी, और चूँकि टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का उलट है तो इससे हम ये सारी बातें कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको एसी जनरेटर के बारे में जितनी भी डिस्कशन थी बड़े अच्छे तरीके से समझ में आ गई हैं। जी तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि अब आप सीख चुके हैं कि इंड्यूस होने वाले करंट की सिमत का तयन आप किस तरह से करेंगे, किस तरह से नॉर्थ के सामने नॉर्थ पोल आ जाएगा, और अगर वो दूर लेके जाएंगे मैग्नेट तो वो नॉर्थ पोल साउथ पोल में तब्दील हो जाएगा। साथ ही आप ये भी सीख चुके हैं कि एसी जनरेटर किन किन अज्जा पे मुश्तमिल होता है, हर हिस्से का क्या काम है, और ये भी सीख चुके हैं कि एसी जनरेटर किस तरह से काम करता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आने वाले लेक्चर्स में मज़ीद अगले वाले टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, अपने से ज़्यादा दूसरों का। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।